हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना ISPCS क्लासेस। आज हम EPFO के लिए लेबर लॉ के सारे PYQ के सॉल्यूशन देखेंगे, जिसे हमने ईयर वाइज कंपाइल करके रखा है सारे PYQ से। और इसके साथ हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, जो कि हम सीधा बेयर एक्ट से लेके आए हैं। जो हमारा कानून है उससे एकदम सीधा लेके आए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, an employee shall be covered under the provision of Payment of Wage Act should the employee be drawing a maximum monthly wage of। अगर एक एम्प्लॉय जिसको पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंदर कवर होना है तो उसकी मैक्सिमम मंथली वेज क्या होगी? तो इसका आंसर है ₹24,000। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसका जो मेन काम है वो क्या करना है? रेगुलेट करना है पेमेंट ऑफ वेजेस को। ठीक किन लोगों के ऊपर? जो कि काम करते हैं फैक्ट्रीज में, रेलवे में, या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल या अदर इस्टेब्लिशमेंट में। उन लोगों के ऊपर इसको पेमेंट ऑफ वेजेस को रेगुलेट करने का काम करना है। ठीक है। अब और कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होते हैं वो देखिए। इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट, इसमें आते हैं ट्रैमवे सर्विसेज, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, है ना, जो कि पैसेंजर्स को या फिर गुड्स को या दोनों को लेके जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, लेकिन इसमें जो है हमारा मिलिट्री, नवल और एयरफोर्स जो यूनियन के हैं, या फिर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये सब इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर आ जाता है डॉक, वार्फ, जेट्टी, इनलैंड वेसल्स जो कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड है, ठीक है, इंजन से चल रहे हैं। माइन हो गया, क्वेरी हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, प्लांटेशन हो गया, ऐसी वर्कशॉप जहाँ पे कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही है या फिर अडेप्ट की जा रही है ताकि उसका यूज हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, सेल हो सके। या कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रहा हो, बिल्डिंग्स का, रोड्स का, ब्रिजेस का, कैनाल्स का। इन सारी जो एरियाज है यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाई होती है। ठीक इसके अलावा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो हमारा वो अप्लाई होता है ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी मंथली सैलरी 24,000 से ज्यादा नहीं है, या फिर इससे ज्यादा भी सम, इससे ज्यादा सैलरी बताई जा सकती है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ये सम बताएगा किस आधार पे? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के आधार पे। ये सर्वे कौन लाता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो हायर सम है ये हर 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने साल में हायर सम नोटिफाई किया जा सकता है। आगे चलते हैं। मिनिमम रेट ऑफ रेमुनरेशन जो कि अप्लाई होगा एक एम्प्लॉय को जो वर्क करता है पीस वर्क पे, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉय अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस। तो मिनिमम वेज एक्ट में इतना कौन सा रेट होना चाहिए मिनिमम, जो कि एक एम्प्लॉय को मिले जो पीस वर्क कम कर रहा है, लेकिन उसे पैसा कैसे गारंटी पे मिले? टाइम वर्क बेसिस पे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं गारंटीड टाइम रेट। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, एक समय जितना पर्टिकुलर टाइम आपने काम किया है उसके लिए एक मिनिमम रेट ऑफ वेज को हम बोलते हैं मिनिमम टाइम रेट। एक पीस वर्क आपने किया है उसके लिए जो मिनिमम रेट ऑफ वेज है उसे मिनिमम पीस रेट कहेंगे। और अगर कोई एम्प्लॉय किसी पीस वर्क पे काम कर रहा है लेकिन उसे जितना समय उसने दिया है उस पे एक मिनिमम रेट मिलना ही चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे गारंटीड टाइम रेट। इसके अलावा एक ओवर टाइम रेट होता है जो कि मिनिमम रेट होता है जब कोई पर्सन ओवर टाइम करता है। ठीक, आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, लिस्ट को मैच करना है। अब देखिए, रिकवरी ऑफिसर किससे रिलेटेड है? रिकवरी ऑफिसर हमारा रिलेटेड है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट से। कंपल्सरी इंश्योरेंस रिलेटेड है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हमारा मिनिमम वेज एक्ट से। और सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4321, ऑप्शन नंबर ए। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग। देखिए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में
एक बात है पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक, ये हमने वहां पे मैच कर लिया। अब इसके एक्स्ट्रा बात हम देखते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय वर्कमैन जो है वो सस्पेंड है, ठीक है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। कब, जब उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी पेंडिंग है, तो उसे एक सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, जो कि एक तरीके का गुजारा भत्ता टाइप का होता है। ये शुरू के 90 डेज पे आपको 50% ऑफ वेज मिलेगा। ठीक, उसके बाद के समय के लिए आपको 75% वेज मिलेगा। लेकिन ये जो बाद का समय है, जो डिले हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी प्रोसीडिंग में, वो उस वर्कमैन की वजह से नहीं हो रहा हो, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंडक्ट ऑफ सच वर्कमैन। ठीक, अगर कोई डिस्प्यूट आता है कि भाई ये सब्सिस्टेंस अलाउंस किसे देना है, तो हम कहाँ जाएंगे, लेबर कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सब्सिस्टेंस अलाउंस का कोई और बेनिफिशियल प्रोविजन है, तो वर्कमैन उसका भी फायदा ले सकता है। ठीक, क्योंकि लेबर लॉ बनता ही है बेनिफिट ऑफ द वर्कमैन के लिए। अब देखिए, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कंपल्सरी इंश्योरेंस के बारे में है। इसका जो मेन पर्पस है वो यही है ताकि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी लाइबिलिटी पूरी कर सके ग्रेच्युटी की तरफ पे। ठीक है, इसीलिए कंपल्सरी इंश्योरेंस कराया जाता है। पर सवाल यहाँ से बन सकता है, कंपल्सरी इंश्योरेंस कौन नहीं कराएगा। तो ऐसे एम्प्लॉयर या इस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का है या उनके अंडर में है, इनको कंपल्सरी इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। आगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन में रिकवरी ऑफिसर है, कई सारे काम करता है ये। इसी तरह मिनिमम वेज एक्ट में हमारे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, जिन पे हमारा मिनिमम वेज अप्लाई करता है। ठीक है, वैसे ही रिलेटेड प्रोविजन है कि मिनिमम वेज एक्ट में ये लिखा है कि जो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है वो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट पे काम करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि एक अडल्ट वर्कर है जिसने ज्वाइन किया हमारा फैक्ट्री 1 जनवरी 2022 को, और 220 दिन उसने काम किए। ठीक है, और 25 दिन उसे ले ऑफ कर दिया गया। ले ऑफ मतलब उसे काम नहीं दिया गया या काम से निकाल दिया गया टाइप। ठीक, अब कितने दिन के उसे लीव विथ वेजेस मिलेगी। तो देखिए, जो लीव विथ वेजेस है ये फैक्ट्री एक्ट में दिया गया है। ठीक, फैक्ट्री एक्ट में इसका एक फॉर्मूला है कि कैसे आपको लीव विथ वेज मिलेगा। तो पहले फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला ये है कि एक व्यक्ति ने 240 दिन या उससे ज्यादा काम किया। अब ये जो 240 दिन हम गिनेंगे, इसमें जिस दिन भी उसे ले ऑफ किया गया हो, ठीक है, या फिर वुमेन है तो जिस दिन उसे मैटरनिटी लीव मिली हो, या फिर कोई पुराना लीव जो उसने अर्न किया है, उसको इनमें जोड़ा जाएगा। लेकिन ये सब लीव अर्न नहीं करेंगे। ठीक है, यानी इसके लिए लीव नहीं मिलेगा। कैसे, अभी देखते हैं। अडल्ट के लिए हर एक दिन मिलेगा हर 20 दिन पे, और चाइल्ड के लिए हर 15 दिन पे एक दिन मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। टोटल काम हमें करना है 240 दिन, इसने किया है 220 दिन, लेकिन इसे ले ऑफ किया गया है 25 दिन, यानी टोटल दिन कितना हो गया, 245। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा कि जब भी हम लीव कैलकुलेट करेंगे तो ये ले ऑफ वाला दिन को काट देंगे, तो यानी 220 दिन पे लीव होगा। अब ये अडल्ट वर्कर है, यानी हर 20 दिन पे इसे एक लीव मिलेगी, यानी 20 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 11, तो इसे 11 लीव मिलेगी। इस तरह अगर कोई चाइल्ड वर्कर होता तो हम इसे 220 से 15 से डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, standing order shall come into operation after expiry of how many days on which copies of order of appellate authority are sent to the employer and to the trade union। तो जब कॉपी ऑर्डर की वो भेज दी गई है किसको, एम्प्लॉयर को और ट्रेड यूनियन को, तो उसके कितने दिन बाद से ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो ऑपरेशन में आता है। तो इसका आंसर 30 डेज। इसके कई कई एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे कि अगर अपील प्रिफर की गई है उस ऑर्डर के खिलाफ तो 30 दिन है, लेकिन अगर अपील नहीं प्रिफर की गई है, सॉरी, जब अपील नहीं प्रेफर की गई है तो उसका है 30 डेज, और जब अपील प्रेफर की गई है तो 7 डेज जब से वो कॉपीज गई है। तो 30 डेज एंड 7 डेज, ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट।
तो कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं? 34। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाता कौन है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों बनाता है? भाई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर है ये चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिशियो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? फिर मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो कौन है? डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर। इसी के साथ 34 मेंबर्स हैं जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। यही क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में। फिर उसके बाद अब इन 34 में 7 वर्कर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम कर रहे हैं, 7 है जो इम्प्लॉयर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, 7 लोग हैं जो कि एमिनेंट पर्सन है सिविल सोसाइटी के, 2 लोग लोकसभा और 1 राज्यसभा के हैं, 5 ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 जो हमारे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जितने भी लोग हैं ये लेबर वेलफेयर, मैनेजमेंट, फाइनेंस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में माहिर आदमी लोग होंगे। ठीक। और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा किसको? शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, माइनॉरिटीज को और वुमेन को। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनका जो टर्म है वो क्या होगा? टर्म होगा इनका 3 इयर्स। ठीक है। नेशनल जो बोर्ड है वो मीट करेगा कम से कम 3 बार 1 साल में। ठीक है। इसके अलावा इसके जो फंक्शन है वो क्या है? रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए क्या क्या स्कीम होनी चाहिए, एडवाइस करना है ना कि कैसे इस एक्ट को काम करवाना है, मॉनिटर करना जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है, इसके बाद प्रोग्रेस को रिव्यू करना, रिकॉर्ड को रिव्यू करना, एक्सपेंडिचर को रिव्यू करना, ये सब इनके काम है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following authorities constituted by central government shall be appellate authority under Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंदर जो अपेलेट अथॉरिटी होगा वो हमारा होगा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। ठीक है। ये इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से जो मैक्सिमम पीरियड है जब फीमेल एम्प्लॉय को हमें वेज मिलेंगे मैटरनिटी बेनिफिट के साथ साथ फॉर गिविंग बर्थ टू थर्ड चाइल्ड। ठीक है। यानी तीसरे बच्चे के लिए उसे कितने समय का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा विद वेजेस? तो देखिए वैसे तो अभी अमेंडमेंट आ गया है 26 वीक्स है, लेकिन ये है पहले 2 बच्चों के लिए, फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए, थर्ड चाइल्ड के लिए अभी भी 12 वीक्स है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। देखिए हर एम्प्लॉय को जो कि वुमेन है उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगी और हर एम्प्लॉयर की ये लाइबिलिटी है कि भाई मैटरनिटी बेनिफिट दे जितने समय वो एक्चुअली एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से। इसके अलावा किसी भी वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसने पिछले 12 महीने में 80 दिन मिनिमम काम ना किया हो। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए आपका पहला रिक्वायरमेंट क्या है? तो 80 डेज आपको वर्क करना है। इसके अलावा 26 वीक है जिसमें 8 हफ्ते जो है डिलीवरी से पहले, उसके बाद बाकी सारे जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो डिलीवरी के बाद वाले। इसी तरह जब अगर 2 से ज़्यादा चाइल्ड है तो ये जो बेनिफिट होगा ये हो जाएगा हमारा 12 वीक्स, जो कि 6 वीक डिलीवरी से पहले भी हो सकता है। आगे चलते हैं। Which of the following statement under Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision is not correct? सवाल है कौन सा प्रोविजन करेक्ट नहीं है? तो देखिए ये बोल रहा है इट मेक्स प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, इट मेक्स प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसके बारे में है। The provision of Act shall not be applicable to cooperative society employing 50 or more person working without aid of power। तो ये वाला जो प्रोविजन है ये गलत है क्योंकि 50 और लेस पे नहीं अप्लाई होता है, 50 और मोर पे तो अप्लाई होगा। ठीक। और जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर के द्वारा वो बेसिक वेज, डीए और रिटेनिंग अलाउंस के अनुसार होगा, ये भी सही है। यानी ये 3 चीज सही है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा रॉन्ग है, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इस एक्ट में एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के बारे में है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा फ्रेम करता है। ठीक। क्यों?
ताकि लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट मिल सके लोगों को मतलब एम्प्लॉयज को। इसके अलावा ये एक्ट कहता है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट नहीं लगता जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसमें 50 लोगों से कम है और वो वर्क कर रहे हैं विदाउट एड ऑफ पावर। विदाउट एड ऑफ पावर, पावर मतलब बिजली या फिर किसी अन्य तरह का मैकेनिकल पावर। इसके अलावा कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है और उनके एम्प्लॉय को जो प्रोविडेंट फंड है, ओल्ड एज पेंशन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिल रही है। या फिर कुछ ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुए हैं और उनको कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये सारे जो है उस एक्ट के बेनिफिट में मिल रहे हैं। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट का पहले से कोई सेपरेट तरीका है, तो इसलिए वो लोग लागू नहीं कर रहे हैं इस एक्ट को इन सारे इस्टेब्लिशमेंट में। अब देखिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में भी इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम करेगा, उसमें जो है फैमिली पेंशन स्कीम भी इंक्लूडेड थी लेकिन अब वो सीज कर जाएगी, यानी ये सब के प्रोविजंस यहाँ पे हमारा दिया गया है। तो ये ऑप्शन 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में देखिए एक चीज और हम देख लेते हैं कि जो स्कीम्स है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए एम्प्लॉयर को देना और एम्प्लॉय को देना। तो एम्प्लॉयर हमारा देगा 10%, किसका? बेसिक वेज का, बीए का, रिटेनिंग अलाउंस का, ठीक है। इसके अलावा इतना ही एम्प्लॉय हमारा देगा, लेकिन एम्प्लॉय इससे ज़्यादा भी दे सकता है। पर अगर एम्प्लॉय ने 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया तो एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी 10% से ज़्यादा दे। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई मिनिमम कितना जो है एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है करना पड़ेगा, तो 10% हमें करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following nature of work shall not be taken into account while appropriate government considers prohibiting employment of contract labor in an establishment under Contract Labor and Regulation Abolition Act? तो कौन कौन से ऐसे नेचर ऑफ वर्क है जिन्हें ध्यान में नहीं रखा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा? तो देखो, द प्रोसेस एंड ऑपरेशन और अदर वर्क इज इंसिडेंटल टू नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री, ये ध्यान में रखा जाएगा। वर्क परमानेंट नेचर का, ये भी ध्यान में रखा जाएगा। वर्क ऑर्डिनरली रेगुलर वर्कमैन के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान में रखा जाएगा। वर्क इज ऑफ इंटरमिटेंट नेचर, ये ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। इसको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एम्प्लॉयमेंट का प्रोहिबिशन है, ठीक, और ये प्रोहिबिशन हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, ठीक। कैसे? कंसल्ट करती है हमारे सेंट्रल बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड से, ठीक। जब भी ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा तो उसमें कुछ चीजें देखी जाएंगी। ये सारे फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, यही हमने ऑप्शन में पढ़े हैं कि जो प्रोसेस है या ऑपरेशन है या कोई काम है वो ऐसा काम है जो कि इंसिडेंटल है, नेसेसरी है बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, या फिर वो वर्क पेरेनियल नेचर का है यानी परमानेंट नेचर का है, यानी लंबे ड्यूरेशन का है, जो भी इंडस्ट्री जिससे वो रिलेट करता है, या फिर ऐसा वर्क है जो ऑर्डिनरली रेगुलर वर्कमैन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, रेगुलर वर्कमैन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के द्वारा नहीं। और चौथा कि ये जो है इसमें कंसिडरेबल होल टाइम वर्कमैन इंक्लूड है, इसमें कहीं भी इंटरमिटेंट नहीं लिखा है, इसीलिए हमारा वो वाला ऑप्शन गलत होगा। आगे चलते हैं। Which of the following statement related to grievance redressal committee under Industrial Dispute Act is not correct? Not बहुत ध्यान देना। ग्रीवेंस रेड्रेसल कमिटी में देखिए हमारे इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं एम्प्लॉयर के, ठीक है, और एम्प्लॉय के, दोनों के, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें 20 या मोर वर्कमैन होंगे तब ये स्टैब्लिश होगा, ये भी ऑप्शन सही है। और जो चेयरपर्सन है कमिटी के वो अपॉइंट होंगे, नॉमिनेट होंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये गलत है, ठीक है। चौथा, टोटल मेंबर ऑफ कमिटी शैल नॉट बी मोर देन 6, ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ग्रीवेंस रेड्रेसल कमिटी में 20 से ज़्यादा वर्कमैन होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रोटेशनल बेसिस पे चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो कि सेलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? एम्प्लॉयर
और वर्कमैन के द्वारा दोनों में से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन था हमारा कि भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, तो ये नॉमिनेट नहीं किए जाते, ये क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। और आगे जो मेंबर्स हैं इनके 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसमें एक वुमेन वर्कर्स होनी चाहिए। अगर उसमें कमिटी में टोटल 2 मेंबर है, 2 मेंबर से ज़्यादा है तो जितना भी प्रपोर्शनेट है उतना तुमको ग्रीवियंस रिड्रेसल में वुमेन्स को लाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी कमिटी कहाँ कंस्टिट्यूट होंगी। देखिए जो सेफ्टी कमिटी का काम क्या है, सेफ्टी करना। तो सेफ्टी कहाँ होती है, जहाँ हजार्डस सब्सटेंस को यूज करते हैं, हैंडल करते हैं। अब फैक्ट्री एक्ट में देख लेते हैं। देखिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, तो कौन सेफ्टी मैनेजमेंट करेगा, एक्युपायर करेगा, यानी जो भी इंडस्ट्री का करता धरता है। कहाँ पे, ऐसी फैक्ट्री जहाँ हजार्डस प्रोसेस हो रहा हो या हजार्डस सब्सटेंस का हैंडलिंग हो रहा हो, इन 2 जगह पे सेफ्टी कमेटी होगी। कितने इक्वल मेंबर होंगे दोनों, वर्कमैन का, मैनेजमेंट का। काम क्या है, सेफ्टी प्रमोट करना, हेल्थ प्रमोट करना। ठीक है। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा और कुछ एक्वायर को इस रिक्वायरमेंट से छूट दे देगा, उसका भी कारण बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दी जाती है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को। ठीक है, जहाँ पे भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट लगता है। ठीक, तो कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, इसमें पहली फैसिलिटी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये दी जाती है। दूसरा सुटेबल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, ये भी दी जाती है। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ये भी दी जाती है। ओल्ड एज बेनिफिट नहीं मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी। यही चीज हमारा ये एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि क्या क्या ड्यूटी होगी कॉन्ट्रैक्टर की, कि वो माइग्रेंट वर्कर्स को क्या क्या फैसिलिटीज देगा। तो पहला रेगुलर पेमेंट देगा, इक्वल पे देगा, उसके अलावा जो है सुटेबल कंडीशन ऑफ वर्क देगा, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन देगा, मेडिकल फैसिलिटी देगा। एक्सीडेंट हो गया, बॉडीली इंजरी हो गया तो रिपोर्ट करेगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी को, उसके घर वालों को। ये सारी फैसिलिटीज है। आगे, अगर एडोलसेंट जो कि एक पर्सन है जो एम्प्लॉयड है, इसके एज के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, और कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो किसके पास ये डिसीजन करने के लिए जाएगा, कौन से एक्ट के अंदर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन है। तो ये जो डिसीजन जाएगा, ये जाएगा प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी के पास। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए डिस्प्यूट होता है इस तरीके का तो प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी के पास जो है सवाल जाता है। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्री एक्ट की प्रोविजन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, लेबर कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट इज द चेयरमैन। किसके बारे में है ये पहले देख लेते हैं, साइट अप्रेजल कमेटी के बारे में। ठीक, या फिर इंडिपेंडेंट पर्सन इज अपॉइंटेड चेयरमैन, लेबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, या फिर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड चेयरमैन। ऑप्शन होगा डी, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइट अप्रेजल कमेटी हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। ठीक, क्यों, ताकि कोई फैक्ट्री का जो परमिशन है कि वो कहीं पे इनिशियली लोकेट हो रहा है या फिर एक्सपैंड हो रहा है, तो उसके एप्लीकेशन पे एडवाइस करने के लिए। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट होता है। इसके अलावा देखिए कौन कौन है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक एयर पोल्यूशन वाले बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक होगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक, इसके अलावा स्टेट बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर होगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट स्टेट में उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के फील्ड में एक एक्सपर्ट होगा। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। और नॉट मोर देन 5 मेंबर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉप्टेड किए गए हों। इनमें वो लोग होंगे जो कि साइंटिस्ट होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगा हजार्डस प्रोसेस के बारे में।
लोकल अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और बाकी 3% जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे। तो इतने सारे लोग साइट अप्रेजल कमेटी के मेंबर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आ गया फिर से मैच द फॉलोइंग। इसमें है पहला डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस हमारा रिलेट करता है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट से। सर्टिफाइंग सर्जन हमारा रिलेट करता है फैक्ट्री एक्ट से। हाफ मंथली पेमेंट रिलेट करता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। और पीस वर्क हमारा मिनिमम वेज एक्ट। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो गया देखिए, 3142, 3142 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट में डिस्प्लेसमेंट अलाउंस क्या है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देगा, यानी अपनी जगह से हटने के लिए। तो इसका जो अमाउंट होगा 50% होगा मंथली वेज का, या फिर 75 रुपीज होगा, जो भी ज़्यादा है, ठीक, हायर है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट अलाउंस क्या होगा, तो 50% या फिर 75, जो भी हायर है। ठीक, इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट में सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में बात की गई है। ठीक है, इनका ड्यूटी क्या है कि जो यंग पर्सन्स है उनको एग्जामिन करके सर्टिफाई करना कि हाँ ये यंग है, काम करने लायक है कि नहीं है। इस तरीके की बात, मेडिकल सुपरविजन करना कि वहाँ पे कोई इलनेस तो नहीं है या फिर कोई और चेंज तो नहीं हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जिससे लोगों को इंजरी हो, इस तरीके की बातें सर्टिफाइंग सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the provision of Industrial Dispute Act, right of legal representation before labor court or industrial tribunal or national tribunal is। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर जो लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है वो कैसा राइट है, तो वो तभी परमिट किया जा सकता है जब अदर पार्टी डज नॉट ऑब्जेक्ट। देखिए, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है इट वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूनल, जो कि वर्कर्स के और मैनेजमेंट के दोनों के हितों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे अगर लीगल रिप्रेजेंटेशन आएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इशू, इसीलिए ज़्यादा वकीलों की इन्वॉल्वमेंट को यहाँ अवॉइड किया जाता है, और ये तभी अलाउड है जबकि दूसरे पार्टी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है कि कोई भी पार्टी को इंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा कि वो लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाए। ठीक, लेकिन अगर एक जो दूसरी पार्टी है वो कंसेंट दे रही है और जो कोर्ट है वो अपना लीव दे रही है, लीव मतलब परमिशन दे रही है, तब लीगल प्रैक्टिशनर को रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिल जाता है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एपीएफसी 2023। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट prescribed under the provision of Employee Compensation Act from the date of reference within which commissioner is required to dispose of matter relating to compensation। यानी जो कंपनसेशन से रिलेटेड मैटर है और उस डिसीजन को इंटीमेट यानी बताने का काम किसे बताएंगे, एम्प्लॉय को, उसके लिए क्या समय सीमा है, तो उसके लिए समय सीमा है 3 महीने। अब देखिए, जो ये रेफरेंस है कमिश्नर को, ये क्यों होता है इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो ये एक्ट बताता है कि कमिश्नर को रेफरेंस तब जाएगा जब एक ऐसा सवाल उठे कि किसी पर्सन की क्या लाइबिलिटी है कंपनसेशन पे करने की। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या उठे कि क्या ये जो इंजर्ड पर्सन है ये एम्प्लॉय है कि नहीं, कितना अमाउंट देना है, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए कंपनसेशन का, डिसेबलमेंट हुआ तो उसका नेचर और एक्सटेंट क्या है। इन सब का जितना भी क्वेश्चन अराइज होता है ये किसके द्वारा सेटल किया जाएगा, कमिश्नर के द्वारा, और किसी भी सिविल कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, यानी कमिश्नर ही सर्वे सर्वा है। इसके बाद जो टाइम लिमिट है कि कंपेंसेशन से रिलेटेड प्रोविजन कब तक खत्म हो जाने चाहिए, तो 3 महीने के अंदर जो है, जिस दिन रेफरेंस दिया है उसके 3 महीने के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए और डिसीजन बता देना चाहिए जिस भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो। आगे, what is the minimum number of employee employed by establishment functioning without aid of power and is registered under Cooperative Society Act that required to come within preview of Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act।
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट का एक सेक्शन बोलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 50 और लेस लोग हैं वहां पे ये एक्ट नहीं लागू होगा। तो आंसर इज ए 50। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो कौन डिसाइड करेगा? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, तो उसे डिसाइड करेगा द मेडिकल बोर्ड। ठीक, एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन कभी आया कि एक एक्सीडेंट होता है जिसमें परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया तो कितना लॉस ऑफ अर्निंग हुआ, है ना? क्या असेसमेंट प्रोविजनल है कि फाइनल है, यानी अभी टेम्प्रोरी है कि फाइनल है, और अगर टेम्प्रोरी है तो कब तक के लिए है, ये सब बताएगा हमारा मेडिकल बोर्ड। ठीक, और इसको हम डिसेबलमेंट क्वेश्चन के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे, what is the amount of compensation that is paid to an employee who is totally and permanently disabled as a result of injury from provision of employee compensation act? तो अमाउंट पूछ रहा है कंपेंसेशन का अगर कोई पर्सन टोटली और परमानेंटली डिसेबल हो चुका है, क्यों? इंजरी की वजह से। तो इसका हिंट भी दिया है कि 22,500 रुपए इसकी मंथली सैलरी है, रेलेवेंट फैक्टर है 159.80। अब इसके लिए जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन से रिलेटेड प्रोविजन हमें पढ़ना है। देखिए, जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होगा अगर डेथ हो जाती है तो 50% है मंथली वेज का। ठीक है, मंथली वेज का 50% है मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। ठीक, या फिर अमाउंट ऑफ 1,20,000। ठीक, 1,20,000। और अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया है तो 60% ऑफ मंथली वेजेस, ठीक है, इंटू रेलेवेंट फैक्टर, या फिर 1,20,000, जो भी ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसका 60% ऑफ मंथली वेजेस। ठीक, तो इसकी मंथली वेज है 22,500 और इसका 60% क्या हो गया? 60 इंटू 100, यानी 22,500 इंटू 60/100, और रेलेवेंट फैक्टर से इंटू करते हैं हम 159.8। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। अगर पूछता है कि डिसेबलमेंट तो हम 60% जोड़ेंगे, ठीक है, और अगर डेथ पूछता है तो हम 50% जोड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the minimum number of employee required to be working in establishment? So the employer with the authorization of majority of employees of establishment may apply to central government to authorize the employer to create separate provident fund। तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए कि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सके कि हमारा जो प्रोविडेंट फंड होगा वो एकदम सेपरेट होगा। तो इसका आंसर है 100 और मोर। तो 100 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय है तो जो उसका एम्प्लॉयर है वो किसके ऑथराइजेशन, मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय के ऑथराइजेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे ये अप्लाई कर सकता है कि हमें सेपरेट प्रोविडेंट फंड बनाना है अपना। ठीक है, ये प्रोविजन जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में दिया गया है। सेम चीज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जो ट्रेड यूनियन होता है उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? उसका रजिस्ट्रेशन है ऑप्शनल, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ फैक्ट्री एक्ट? फैक्ट्री एक्ट के थर्ड शेड्यूल में है लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिसीज। उसके अलावा जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस है। सेकेंड शेड्यूल में परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन वर्क एनवायरनमेंट है। और थर्ड शेड्यूल का तो क्वेश्चन ही आ चुका है। आगे चलते हैं। माइंस एक्ट के प्रोविजन में जो स्पेशल ऑफिसर है वो माइन में एंटर कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ सर्वे, लेवलिंग, मेजरिंग के लिए। तो इसके लिए कितनी दिन की प्रायर नोटिस देनी पड़ती है मैनेजर को? तो इसका आंसर है 3 days, माइंस एक्ट में लिखा है। आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अनुसार हर जो एम्प्लॉयर है एस्टैब्लिशमेंट का
उसे एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। उस रिकॉर्ड में होता है कि कितने वेजेस दिए गए, क्या डिडक्शन किए गए, और इसे रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है कितने साल तक। तो लास्ट एंट्री के बाद 3 साल तक इसे प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। आंसर नंबर इज बी। देखिए, जितने भी एम्प्लॉयर है वो एक रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जिसमें क्या क्या होगा कि कौन लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना पैसा मिला, पैसे से कितना डिडक्शन हुआ, और सारी बातें। ठीक, 3 साल तक इसे प्रिजर्व करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक एम्प्लॉय है जो कि वर्क कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट में, मंथली वेज है उसकी 9,000, ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट के अनुसार, और वो एलिजिबल है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अनुसार बोनस के लिए, ठीक, 2021 से 2022। और जो बोनस है वो 10% से मिलेगा। कंटिन्यूअसली उसने काम किया है तो अमाउंट ऑफ बोनस हमको बताना है। तो इसमें देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम बोनस कैसे कैलकुलेट होता है ये देखेंगे। तो जहां भी एम्प्लॉय की सैलरी 7,000 से ज़्यादा है या फिर मिनिमम वेज है, दोनों में से जो भी ज़्यादा है, तो बोनस जो कैलकुलेट होगा वो ऐसे कैलकुलेट होगा कि जैसे कि वही 7,000 रुपीज़ या फिर मिनिमम वेज जो भी उसका है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। और ये जो कैलकुलेट होगा ये पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन में। 9,000 इसकी सैलरी है, 12 मंथ की हम सैलरी निकाल लेते हैं, ठीक है, 108,000। अब इसका 10% हमें बोनस निकालना है, तो अब 10 into 10/100, तो ये काटे हम 2 जीरो, तो आ गया 108,000। तो आंसर इज डी। आगे चलते हैं। Which of the following statement related to conclusion of conciliation proceeding is not correct? तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग का जो कंक्लूजन होता है उसके बारे में कौन सा प्रोविजन करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है कि उस डेट को कंक्लूड होता है जब मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया जाता है पार्टी को, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद ये तब कंक्लूड होता है जब वो फेलियर में एंड होता है, जिससे मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। तो ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्या बोल रहा है, देखिए, ये कंक्लूड होता है उस डेट पे जब कॉन्सिलेशन ऑफिसर की रिपोर्ट रिसीव की जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, जब भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। या फिर चौथा ऑप्शन है कि उस दिन को कंक्लूड होता है जिस दिन रेफरेंस दिया गया है, किसको, लेबर कोड को, किसके द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, देखिए हमारा ये सेक्शन नंबर 20 से आया है कि कमेंसमेंट कब होता है, कंक्लूजन कब होता है। तो जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग है वो कमेंस कब होगी, जिस दिन नोटिस मिला है स्ट्राइक या लॉकआउट का, ठीक है, या फिर जिस दिन ऑर्डर हुआ है कि ये डिस्प्यूट अब बोर्ड को जा रहा है, इन दोनों में से किसी भी केस में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट, अब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग कंक्लूड कब हो रही है, तो ये सारे हमारे कंडीशन है, इसी से क्वेश्चन पूछा था। तो एक जब सेटलमेंट अराइव होता है तो जब मेमोरेंडम साइन होता है तब ये कंक्लूड होता है, पहला। दूसरा, जब कोई सेटलमेंट नहीं है तो रिपोर्ट जो है कॉन्सिलेशन ऑफिसर की वो रिसीव की जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। इसके अलावा जब रेफरेंस दिया गया हो कोर्ट को, लेबर कोर्ट को, ट्राइब्यूनल को, और अगर आर्बिट्रेटर के सामने कोई प्रोसीडिंग है या कोर्ट के सामने कोई प्रोसीडिंग है, तो ये तब शुरू होती है जिस दिन रेफरेंस किया गया हो डिस्प्यूट का, ठीक है। और कंक्लूड कब होती है, जिस दिन इन्फोर्सेबल हो गया हो उनका अवार्ड। अवार्ड मतलब क्या होता है, जब भी ऐसा कोई अथॉरिटी, चाहे आर्बिट्रेटर हो, लेबर कोर्ट हो, ये लोग अगर डिसीजन देते हैं तो इनके डिसीजन को हम अवार्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डिसेबिलिटी कंपनसेशन फॉर अ पर्सन who is declared unfit after medical examination and have no alternate employment possible find place under which of the following है। तो ये पूछ रहा है कि जो डिसेबिलिटी कंपनसेशन है और जिसके बारे में कहीं पे भी अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट उस आदमी के पास नहीं हो सकती क्योंकि वो अनफिट हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, तो ये कंपनसेशन कहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। तो जो हमारा माइंस एक्ट है ये एकदम स्पेसिफिकली इस डिसेबिलिटी कंपनसेशन के बारे में
बात करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं ईओएओ 2021 में। ये क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड। क्लोजर क्या होता है? तो क्लोजर मतलब होता है किसी भी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का परमानेंट क्लोजिंग। ठीक, वर्कमैन कौन होता है? वर्कमैन वही होता है जो पर्सन है जिसे एम्प्लॉय किया गया हो कोई काम करने के लिए, चाहे वो स्किल हो, चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे मैनुअल वर्क हो। स्ट्राइक क्या है? स्ट्राइक है कि लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम करना रोक दें। लॉकआउट क्या है? टेम्पोररी क्लोज कर दिया जाए जो प्लेस है, किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा। तो जब भी मैनेजमेंट बंद करता है तो लॉकआउट होता है, वर्कर बंद करते हैं तो स्ट्राइक होता है। तो ऑप्शन क्या है? 1243, 1243 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंट कौन है फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार? तो एडोलसेंट वो है जिन्होंने 15 साल कंप्लीट कर ली है और 18 साल से नीचे है। इसके अलावा हम पढ़ लेंगे कि जो एडल्ट कौन होते हैं। तो अडल्ट होते हैं जिन्होंने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है। चाइल्ड कौन होता है? जिन्होंने 15 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंट्रोल्ड इंडस्ट्री? कंट्रोल्ड इंडस्ट्री किसे कहेंगे? तो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कंट्रोल जो है जरूरी माना गया है पब्लिक इंटरेस्ट में, और ये डिक्लेयर कौन करेगा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये कंट्रोल्ड इंडस्ट्री का हमारा डिफिनेशन है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में कंट्रोल्ड इंडस्ट्री को डिक्लेयर किया जाता है कि इसे कंट्रोल करना है। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? तो 7 चाहिए। ट्रेड यूनियन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि जब 7 या 7 से अधिक मेंबर्स अपना नाम सब्सक्राइब करते हैं रूल्स पे, ट्रेड यूनियन के रूल पे, और बाकी सारे प्रोविजंस को मानते हैं, तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे चलते हैं। Which of the following disputes are considered as trade dispute under Trade Union Act? अब ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर कौन कौन से डिस्प्यूट जो है माने जाएंगे ट्रेड डिस्प्यूट? तो एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर, तीनों माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। एम्प्लॉयमेंट तो है ही, क्योंकि अगर आपको एम्प्लॉय किया गया है तो उससे रिलेटेड कोई इशू आ गया। नॉन एम्प्लॉयमेंट यानी आपको मान लीजिए कि कहीं से निकाल दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया, तो ये सारी बातें भी आती हैं इसमें। और कंडीशन ऑफ लेबर ये तो आता ही आता है कि कितना नंबर ऑफ आवर्स वर्क है या क्या सारी चीजें हैं, वो सब तो इसमें आएगा ही। आगे आते हैं। ये देखिए इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन देख लीजिए। ट्रेड डिस्प्यूट मतलब ऐसा डिस्प्यूट, देखिए एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, ठीक, इसके अलावा वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में भी है, यानी अगर दो वर्कमैन है उनके बीच का भी डिस्प्यूट है तो वो ट्रेड डिस्प्यूट है। और अगर दो एम्प्लॉयर हैं उनके बीच का भी डिस्प्यूट है तो वो भी ट्रेड डिस्प्यूट है। ठीक है, और किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से, नॉन एम्प्लॉयमेंट से, कंडीशन ऑफ लेबर से, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल टू एम्प्लॉय अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो ये अब हो गया है 20 लाख। ठीक है, 20 लाख रुपीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी है। ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा ये लाया गया। आगे आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर इन अ वीक दैट अडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क, तो 48 आवर्स जो है एक हफ्ते में एक अडल्ट वर्कर काम कर सकता है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसके बारे में फैक्ट्री एक्ट में बहुत अच्छे से दिया गया है कि टोटल कितने घंटे काम कराया जा सकता है। तो देखिए फैक्ट्री एक्ट में वीकली आवर्स जो है वो 48 आवर्स है। ठीक, डेली आवर्स क्या है? 9 घंटे है। चीफ इंस्पेक्टर जो है अपना प्रायर अप्रूवल देके इसको बढ़ा सकता है। ठीक, तो इसका मतलब 9 आवर नॉर्मल है, अगर इसको बढ़ाना है तो चीफ इंस्पेक्टर साहब की प्रीवियस अप्रूवल लगेगी, यानी पहले अप्रूवल फिर काम बाद में। इसी तरीके से एक और प्रोविजन है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है स्प्रेड ओवर से। ठीक, स्प्रेड ओवर मतलब कि जो टोटल टाइम है वर्क प्लस रेस्ट का, वो 10.5 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसे चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा बढ़ाया जा सकता है कितने समय तक के लिए? 12 आवर्स के लिए। ठीक, और जितने भी अडल्ट वर्कर हैं उन्हें 5 घंटे लगातार काम कराने के बाद आधे घंटे का एटलीस्ट ब्रेक मिलना ही चाहिए। ये सब इस प्रोविजन में लिखा गया है।
आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम पीरियड इन विच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज मिनिमम रेट। रिव्यू और रिवाइज करना है मिनिमम रेट को, कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो किस समय सीमा में करेगा? तो 5 साल के भीतर करना है। ठीक है, हर 5 साल में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है हमारा, वो फिक्स करती है मिनिमम रेट ऑफ वेज। ठीक है, और उसे फिर रिव्यू भी करती है हर 5 साल में। ठीक है, तो सॉरी, मेरा कहने का मतलब था कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फिक्स करती है मिनिमम रेट, और हर साल, हर 5 साल में इसे रिव्यू करती है। ठीक, आगे चलते हैं। EOAO 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर जो कि सर्टिफाइड होते हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में बी रिफर्ड टू। तो ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर के जो इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है वो कहाँ रिफर होंगे? तो वो रिफर होंगे हमारे लेबर कोड को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर के अगर एप्लीकेशन के बारे में कोई सवाल उठता है, तो जो भी वर्कमैन है या एम्प्लॉयर है या फिर ट्रेड यूनियन है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है किसी वर्कर का, तो ये क्वेश्चन भेजते हैं लेबर कोर्ट को, और लेबर कोर्ट क्या करता है? इसे डिसाइड करता है। ठीक, इसके आगे चलते हैं। कौन सी ऐसी स्टैट्यूटरी मशीनरी है जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है? तो स्टैट्यूटरी मशीनरी मतलब किसी लॉ के द्वारा बनाई गई है। तो इन चारों में हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करती है। आगे चलते हैं। Who among the following can be appointed as the chairman of Central Advisory Board? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया जा सकता है? तो किसी भी इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ बोर्ड को जो हम चेयरमैन बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्यों बनता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज करने के लिए। किस बारे में एडवाइस करने के लिए? मिनिमम रेट को कैसे फिक्स करना है, कैसे रिवाइज करना है, ठीक, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ये सारी बातें। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसमें जो लोग होंगे वो नॉमिनेटेड लोग होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोग कैसे होंगे? नॉमिनेटेड लोग होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को। ठीक, एम्प्लॉय को, और ये दोनों होंगे हमारे इक्वल। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे जो कि 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, और इन्हीं इंडिपेंडेंट पर्सन में एक होगा हमारा चेयरमैन। तो क्वेश्चन आ गया, इंडिपेंडेंट पर्सन कितने हैं? तो 1/3 है। आगे चलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज नॉन कैश बेनिफिट वॉज प्रोवाइडेड अंडर। तो मेडिकल बेनिफिट जो कि नॉन कैश बेनिफिट के तौर पे पहली बार मिला एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर। आगे चलते हैं। अब APFC 2016, तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अनुसार कितने हफ्ते की वेजेस मिलेगी मैटरनिटी पीरियड में? तो ये क्वेश्चन 2016 का है। तो उस समय 12 वीक था, बट नाउ 2017 में इसका अमेंडमेंट हो गया है और अब ये 26 वीक्स है। तो पहले 2 बच्चों के लिए 26 वीक्स है, और उसके अलावा थर्ड बच्चे के लिए या फिर उससे आगे के बच्चे के लिए 12 वीक्स है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not covered by Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act? ऑप्शन ए पेंशन, प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस और इंजरी कंपनसेशन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोविडेंट फंड के बारे में है। तो पेंशन भी होगा इसमें, प्रोविडेंट फंड भी होगा, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होगा, लेकिन इंजरी कंपनसेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following statement about Workmen Compensation Act is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इट इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, गलत है, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, वर्कर्स को कंपनसेशन देने का काम करता है, तो अपलिफ्टमेंट वाला काम है। इसके बाद इट्स नेम हैज बीन चेंज टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इन 2009, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड मैक्सिमम कंपनसेशन इन इवेंट ऑफ दैट, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग, चाहे डिसेबलमेंट हो या फिर इंजरी हो, उसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन है जिस हिसाब से कंपनसेशन मिलता है, ऐसे मैक्सिमम वाली बात नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिसीज, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इज कम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन? तो कौन सा लेजिस्लेशन कम्प्रिहेंसिव है? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है, क्योंकि बाकी सारे जो है वो स्पेसिफिक मैटर्स से डील करते हैं, लेकिन ये काफ़ी सारे मैटर्स से डील करता है। अब देखिए कैसे, जैसे कि ये डील करता है सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट। लेकिन जो एम्प्लॉय कंपनसेशन वाला एक्ट है वो सिर्फ कंपनसेशन से डील करता है। ठीक, प्रोविडेंट फंड वाला एक्ट है वो सिर्फ रिटायरमेंट से डील करता है। मैटरनिटी बेनिफिट तो नाम से ही पता है कि वो मैटरनिटी बेनिफिट से डील करती है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, 20 लाख इसका आंसर है, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेज एक्ट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन। तो जो वर्कर्स, किस सेक्टर के वर्कर को सेफगार्ड करना मिनिमम वेज एक्ट का काम है, तो ये है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो हमने 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो कि रिलेटेड है लेबर लॉज के, उसमें बेयर एक्ट के साथ हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको पसंद आए, डू लाइक। थैंक यू।